हेलो गाइज, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। हमारा जो करंट अफेयर का सेशन चल रहा था उसका आज देखते हैं हम लोग 34 क्वेश्चन नंबर से। एक सेकेंड, चलिए। 34 क्वेश्चन नंबर कहता है, नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कहाँ पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा की है। ये जनमन की फुल फॉर्म में देखेंगे क्या है, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये कहाँ से किया है तो खूंटी झारखंड से किया है। 15 नवंबर को किया है। 15 नवंबर को क्या होता है, बिरसा मुंडा जी का जन्मदिवस होता है। ठीक है, खूंटी झारखंड। घोषणा की थी 29 नवंबर को। इस दिन उनका क्या होता है, जन्मदिवस होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या फोकस किया जाएगा, 11 क्षेत्रों को फोकस किया जाएगा। ये 11 क्षेत्र कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। पक्के मकान, संपर्क मार्ग, ये किसके लिए होगा, जनजातियों के लिए होगा, यानी ट्राइब्स के लिए होगा ये, यानी ट्राइब्स को पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। नल जल आपूर्ति योजना, ठीक है। मोबाइल चिकित्सा, जो मोबाइल वैन होती है उनके बारे में। छात्रावासों का निर्माण, यानी हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। बस्ती घरों को सोलर ग्रिड से क्या किया जाएगा, पैनल से सोलराइज किया जाएगा। सड़कों पर सौर प्रकाश रहेगा। यानी कि जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है किसी भी गांव के लिए या किसी भी पर्सन के रहने के लिए, उन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा इनमें। और 11 मुख्य क्षेत्र हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 75 जनजातीय समूह पर पूरी तरीके से ये फोकस रहेगा, जो कि कमज़ोर है आर्थिक और सामाजिक रूप से। ठीक है, और इनमें टोटल कितने पैसे लगेंगे, देखिए 24,104 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों का रेशियो रहेगा। मैक्सिमम कौन देगा, सेंटर देगा, उसके बाद स्टेट। 15,336 करोड़ सेंटर देगा और 8,768 करोड़ कौन देगी, स्टेट देगी, यानी झारखंड सरकार देगी। चलिए आगे देखेंगे। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये भी झारखंड में किया है, देवघर। ठीक है, झारखंड देवघर। 10,000वां है इसलिए इम्पोर्टेंट है। देवघर में कहाँ किया गया, तो देवघर के एम्स में किया गया है। ठीक है, और ये क्या टारगेट रहा है, 2026 तक 25,000 जन भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का ये एम रखा है। ठीक है, एम रखा है। तो अभी कितना है 2024 में, तो 10,000 है, तो यानी कि अभी 15,000 और खोले जाएंगे जन औषधि केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को किस नाम से रिब्रांडेड कर दिया है, मतलब नाम चेंज कर दिया, सिंपल सी बात है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रख दिया है। ठीक है, आयुष्मान भारत की जो योजना थी उसका नाम अब हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। योजना कब लाई गई थी, तो 2018 में इसको लाया गया था। ठीक है, 2023 के अंत तक इसको क्या किया, रिब्रांड कर दिया गया है। नवंबर 2023 में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कौन शामिल नहीं था। मिजोरम था, तेलंगाना था, राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था, और क्या था, मध्य प्रदेश था। ठीक है, मेघालय नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। को ना वहाँ के, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव थे तो वहाँ की सीट पता होनी चाहिए हर राज्य की। छत्तीसगढ़ में 90 है, मध्य प्रदेश में 230 है, 230 है, मिजोरम में 40 है, राजस्थान में 200 है। लेकिन चुनाव कितने में, तो 199 के लिए चुनाव हुए थे। और तेलंगाना में क्या है, 119 है। ठीक है, ये देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना याद रखना है। बाकी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, एक में ये मिजोरम पीपल्स मूवमेंट की सरकार बनी है, यानी बीजेपी की नहीं बनी, एक में कांग्रेस की बनी है, 3 में बीजेपी की बनी, एक में वहाँ की लोकल पार्टी की बनी है। बस इतना ध्यान रखना है। ये जो टेबल है ये आप लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए सीएम तो सबको याद हो ही गए होंगे ना, सीएम तो पूरी चर्चा में है। जो चर्चा में नहीं है आयोग उसी को क्वेश्चन में रखता है। हमें क्या देखना है, हमें गवर्नर देखना है, और हमें क्या देखना है, विधानसभा के अध्यक्ष को देखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, मिजोरम कौन है, मिजोरम का तो नाम से ही आपको पता लग जाएगा, लाल बियाकम जामा। ठीक है, उसके राज्यपाल कौन है, तो कंभती हरिबाबू बने हैं। छत्तीसगढ़ रमन सिंह बने हैं, जो कि कौन रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनके राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। मध्य प्रदेश नरेंद्र सिंह तोमर, एंड राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। राजस्थान वासुदेव देवनानी, कलराज मिश्र। तेलंगाना में है गद्दाम प्रसाद कुमार, और राज्यपाल है हमारे तमिलिसई सुंदरराजन। ठीक है, ये पूरा टेबल आपको
बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से अराइज होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। चुनई चिरई को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का शुभांकर घोषित किया गया, ठीक है, चुनई चिरई, ठीक है। अब ये लोग इसको आप गूगल में सर्च करेंगे और देखेंगे ये क्या है, कौन सा एनिमल है या क्या चीज़ है ये चुनई चिरई, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विष्णुदेव साय जो है वो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक कौन से ट्राइब के हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे कि कौन से ट्राइब के हैं। लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बनी है लाल रिनपुई। 5 राज्यों के चुनाव में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत मिजोरम में रहा और सबसे कम तेलंगाना में रहा, ठीक है। मिजोरम में लोकल पार्टी बनी है, ठीक है, और यहाँ पे कौन बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है। बाकी 3 राज्यों में कौन बने हैं, हमारे बीजेपी के सीएम बने हैं, ठीक है, बीजेपी विजयी रही है। तो ये फैक्ट हो गया। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, तो मिजोरम में हुआ है, सबसे कम कहाँ में हुआ, तेलंगाना में हुआ है। परसेंटेज भी एक नज़र देख लेंगे, 80.66 एंड 71.34, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। डेट है नवंबर 2023 में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किस राज्य में किया गया, तो ये कहाँ किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। इसमें क्या गया, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी एवं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, इन्होंने क्या किया, इसका इनॉग्रेशन किया। और ये है कहाँ पे, तो ईस्ट सियांग जिले में है, पासीघाट। बस इतना ही ध्यान रखें, अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो नामकरण है हम ये क्यों किया गया, तो हवाई मार्ग के नाम पर, ठीक है, हवाई मार्ग के नाम पर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय है। यानी किसी जैसे 2 देशों में युद्ध हुआ जिसने उनकी मदद करी उस तरफ से, तो उन्होंने क्या किया, उनको सम्मान देने के लिए जो सैनिक शहीद हुए उनके लिए किया गया। तो ये कौन सा है, तो दूसरा संग्रहालय है, ऐसा संग्रहालय दूसरा है। द हम्प मार्ग कहाँ पर है, देखिए इसको क्या बताया गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और म्यांमार से होकर गुजरेगा, ये इंपॉर्टेंट है। असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, चीन, यूनान और म्यांमार से होकर गुजरेगा, ये एक ही है, इसको ध्यान रखेंगे, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। भारत में लगभग 400 अमेरिकी वायु सैनिक लापता हैं, जिनमें अधिकांश के अवशेष उत्तर पूर्व भारत में हैं। मतलब युद्ध जब हुआ होगा तो उसमें क्या है, लापता अभी तक मिले नहीं हैं, तो ज़्यादातर कहाँ है, वहाँ पर है, उत्तर पूर्व में, यानी नॉर्थ ईस्ट में। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 650 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, ठीक है। यानी कि जो लापता हुए हैं वो कहीं ना कहीं यहीं, अब तो खैर दब गए होंगे ना मलबों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट, तेलंगाना में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। तो यह कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है, पहला है, ठीक है। इसका नाम देखेंगे, बुरुगीपल्ली, सिद्दीपेट जिला, तेलंगाना। निर्माता कौन है इसके, तो अप्सूजा इंफ्राटेक, हैदराबाद, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ पर है, तो 3 गर्भ में स्थित है ये, ठीक है। देवी पार्वती के लिए कमल के आकार का गर्भगृह, भगवान गणेश को समर्पित मोदक है, भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोरे शिवालय, यानी कि शिव परिवार है इसमें, ठीक है, शिव परिवार है, इतना ध्यान रखेंगे। और मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 35.5 फीट की ऊंचाई है और 4000 वर्ग फीट में यह फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ गया, साहिबाबाद में किया गया, ठीक है, यूपी। कुछ देखते हैं क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है। उद्घाटन किया गया है साहिबाबाद, गाजियाबाद, ठीक है। जो दिल्ली जाते होंगे तो उनको पता होगा गाजियाबाद से पहले या बाद में आता है साहिबाबाद। चलिए देखेंगे हम लोग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगी। अभी दुहाई डिपो कहाँ पर है ये देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुहाई डिपो कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजन, यानी 4 वर्ष पूर्व दिल्ली गाजिया मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारों को शिलान्यास किया था, ठीक है। मतलब पहले इसका उद्घाटन इसको क्या किया गया था, शिलान्यास क्या बोलेंगे, नींव रखी गई थी, लेकिन बनकर ये शायद अब तैयार हुआ है, बस इतना ध्यान में रखना है।
इतना डीपली इससे नहीं पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी को तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के 800 मेगावाट के पहले संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया है? तो निजामाबाद में किया है। ठीक है, निजामाबाद में किया। इसको देखेंगे निजामाबाद कहाँ पर, तो तेलंगाना में है ये। ठीक है, तेलंगाना में है। तेलंगाना में भी कहाँ पर, अगर डीपली पूछेगा तो कहाँ पे, ये पेड्डापल्ली में है, पेड्डापल्ली में स्थित है। 2016 में इसकी नींव रखी गई थी। एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली सुविधा है जो देश की 1/4 आवश्यकता को पूरा करती है। अभी एनटीपीसी को कब गठन किया गया था ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2023 में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया? तो किसको किया गया? कोझिकोडे और ग्वालियर को। ठीक है, कोझिकोडे और ग्वालियर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूज़ में काफ़ी रहा है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में 2 भारत शहर शामिल। अब देखते हैं टोटल कितने हो चुके हैं अभी तक। देखते हैं अब कौन सी कैटेगरी में कौन है। ठीक है, कोझिकोडे केरल जो है वो किस कैटेगरी में आता है? साहित्य की कैटेगरी में आता है। और ग्वालियर मध्य प्रदेश संगीत के लिए। देखा, तानसेन कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे, तो संगीत के लिए फेमस है वो जगह। और कोझिकोडे केरल किसके लिए? लिटरेचर के लिए। तो दोनों का कैटेगरी भी याद रख सकते हैं, अगर डीपली पूछेगा तो यही पूछेगा। देखिए टोटल 7 श्रेणियां हैं जिसमें क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को में अवार्ड दिया जाता है। शिल्प ये सारी देख लेंगे आप लोग, इसमें संगीत और साहित्य को तो मिला हुआ है। ठीक है, टोटल 7 है। और कितने शहर शामिल है देख लेते हैं। जयपुर, श्रीनगर, मुंबई, वाराणसी, चेन्नई, ये सारी हैं। ठीक है, ये सब एक बार देख लेंगे। यूपी से है कोई? वाराणसी का संगीत है। ठीक है, यूपी वाले देखेंगे, वाराणसी का संगीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस अवसर पर भारत के इन 2 शहरों सहित कुल 55 शहरों को इस नेटवर्क में शामिल किया गया। यानी भारत के 2 हैं, बाकी और देशों के होंगे 53। ठीक है, अब तक 100 देशों से अधिक 350 शहर शामिल है। 350 शहर ऐसे नेटवर्क में शामिल है। अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। यह हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत को बढ़ाएगा और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। ठीक है, बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। मूल्य वर्धित हल्दी उत्पादकों के लिए पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा। यानी कि ये क्या करेगा? ट्रेड में और उसके जो यूजर्स है हल्दी को, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगा? क्योंकि अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी तभी वो इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगी। और बाकी दूसरी चीज़ रही रिसर्च में भी इसको क्या करेगा? बढ़ावा देगा। ठीक है, और पारंपरिक ढंग से यानी ऑर्गेनिक तरीके से क्या करेगा? इसको उगाने के लिए लोगों को ज्ञान देगा, ऐसा इसका कहना है। तो दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों इसका काम है। चलिए, ठीक है, जो बताया वो ये देश में हल्दी और हल्दी उत्पादकों के विकास और वृद्धि को फोकस करेगा। अब देखिए, अब हल्दी जो है वो न्यूज़ में है। ठीक है, टर्मरिक न्यूज़ में है। एक जगह की जीआई टैग मिला है, ये देखेंगे आप लोग। ठीक है, जीआई टैग कौन सी उसको मिला है मुझे याद नहीं आ रहा। अभी मेरे को याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अगर आप लोग को पता है तो बताइएगा। किसी राज्य को जीआई टैग मिला है हल्दी, उसकी हल्दी को। और दूसरी बात है कि ये हल्दी का वर्ल्ड में कौन है बनाने वाला प्रोड्यूसर कौन है? ठीक है, टॉप। और इंडिया में कौन है? तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं ना। हल्दी न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। तो आप लोग लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आप लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ दिया ही हुआ है। देखिए, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है एंड एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, तीनों है। यानी सबसे ज़्यादा खपत भी हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा हम बेचते भी हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग उगाते भी हैं। तीनों चीज़ हम ही लोग करते हैं इसमें। ठीक है, 75% से ज़्यादा वर्ल्ड की हल्दी को क्या करते हैं? हम लोग उगाते हैं और हम लोग बेचते हैं। हल्दी के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% है। ठीक है, और भारत में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक, तमिलनाडु है। तीनों को, ये पूरी लाइन को अच्छे से देख लेंगे। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है,
जैसे यूपीआरओ में तो देखा ही था कि स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा थे, 90% क्वेश्चन जो थे स्टेटमेंट बेस्ड थे। इसका मतलब सब कुछ पता होगा तभी तो जवाब दे पाएंगे ना। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं उस समय वो वहाँ पे करंट अफेयर के साइड में नोट में लिख लेंगे, और बाद में कुछ मिलता है तो उसको भी ऐड डाउन कर लेंगे। चलिए, अक्टूबर 2023 में शुभारंभ किए गए मेरा युवा भारत मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह कथन स्वायत्त न्याय है जो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लिए लोगों को लाभान्वित करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य इसे युवाओं की उन्नति के लिए समर्पित एवं एक संपूर्ण निजी मंच बनाना है। देखिए इसका आंसर क्या है, केवल 1 है। इसका मतलब ये क्या है, 15 से 29 वर्ष के बच्चों के लिए है, ये इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इसके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था, शुरू की थी। यह एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। युवा की परिभाषा इसमें क्या दिया गया, तो 15 से 29 वर्ष के वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। लाभार्थी की आयु कितनी होगी, 10 से 19 वर्ष होगी। यह एक फिजिटल प्लेटफॉर्म है। फिजिटल का मतलब क्या हो गया, फिजिकल प्लस डिजिटल, एक नया टर्म आप लोग को देखने को मिलेगा, फिजिकल प्लस डिजिटल, जिसमें भौतिक गतिविधि के साथ ही साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। यानी आप फिजिकली भी जुड़ सकते हैं और डिजिटली भी जुड़ सकते हैं। इसे युवाओं की उन्नति के लिए समर्पित एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाया जाएगा, इसका उद्देश्य है। और आगे देखते हैं उद्देश्य क्या है इसके। युवाओं में नेतृत्व विकास करना, युवाओं की आकांक्षा और समुदाय की आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और मौजूदा कार्यक्रम के समन्वय के माध्यम से दक्षता में वृद्धि करना, यानी जो उनकी स्किल्स है उसको बढ़ाना, ठीक है, और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना। ये सारी चीज़ें हैं, ये मेंस में देगा ये सारी चीज़ें, बाकी जो पीटी के लिए वो आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ क्या लिखा है कि युवा और मंत्रालय के बीच में क्या है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप शॉप है, यानी एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा युवाओं के लिए। एक सेंट्रलाइज्ड युवा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। सरकार एवं अन्य हितधारकों के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए दो तरफा संचार में सुधार होगा, यानी जो कम्युनिकेशन होता है युवा में और गवर्नमेंट में, दोनों को क्या करेगा, सुधार करेगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2023 में शुभारंभ किए गए प्रोजेक्ट उद्धव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट उद्धव, एक सेकेंड ना, प्रोजेक्ट उद्धव किससे रिलेटेड है ये बताना है। एक मिनट। चलिए, यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना और एकीकृत सेवा संस्था के बीच की एक सहयोगात्मक पहल है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के बीच प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना है। देखते हैं इसका आंसर क्या है, दोनों है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं ये। इसको एक बार पढ़ लेंगे। बड़ी हिंदी जो है एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा है दृष्टि जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कुछ है। 2023 में नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो कलोल में किया गया। कलोल कहाँ पर, तो गांधीनगर गुजरात में है, ठीक है। नैनो DAP करके है ना, लिक्विड, उसका संयंत्र यानी प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है, प्लांट लगाया जाएगा कलोल गांधीनगर गुजरात में। इसका क्या होगा, एक बोतल नैनो DAP की कीमत क्या होगी, 600 रुपये होगी। इससे क्या होगा, स्टोर करने में भी आसानी होगी, ले जाने में भी आसानी होगी, और ये हमारे सबसे बड़ी बात है कि इको फ्रेंडली होगा, ये हमारे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो पारंपरिक DAP की एक बोरी कितने की पड़ती थी, तो 1300 रुपये की पड़ती थी। वहीं किसानों को इसके समतुल्य यानी यही सेम चीज़ लिक्विड में कितने की मिलेगी, तो 600 रुपये की बोतल मिलेगी, ठीक है। यह प्लांट 25 टन DAP के बराबर 5 करोड़ बोतल का निर्माण करेगा, ठीक है, 5 करोड़ का निर्माण करेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। यह प्लांट 25 टन DAP के बराबर 5 करोड़ बोतल, यानी 25 टन अगर हम ये देते हैं और इसमें 5 करोड़ बोतल देखेंगे, दोनों बराबर होगा। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। और सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से उनकी वीडियो नहीं आ पा रही है, उनके सर्दी हो गई है तो आवाज़ नहीं निकल रही है। तो जैसे ठीक होते हैं वैसे ही उनकी वीडियो आएगी। तब तक आप लोग करंट अफेयर को रिवाइज़ कीजिए और जो उन्होंने पॉलिटी का डाले हुए हैं वीडियो उसको रिवाइज़ कीजिए, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा।
यूपीएससी जो यूपीपीसीएस देंगे उनके लिए बेसिकली नहीं है, वो कर सकते हैं वो भी, क्योंकि पूरी कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी 17 मार्च तक। लेकिन जो बीपीएससी वाले जो 70 बीपीएससी देंगे अगस्त सितंबर में, उनके लिए पूरी तरीके से बेनिफिशियल रहेगी। आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे तब उनकी आप लोग को समझ में आएगी वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।